वेलकम इन द इंडियन पॉलिटी क्लासेस ऑफ द रुचिका ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। मेरा इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में थी, जिसके स्पेसिफिक फीचर ये थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अब इंडिया से कनेक्शन एकदम ख़त्म हो गया। अब वो नो मोर अ ट्रेडिंग कंपनी, नो मोर अ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। अब इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल रहेगा, जो इंडिया के पीपल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करेगा। आकर के एक नई पोस्ट वाइस रॉय की क्रिएट की थी। वाइस रॉय अब इंडिया का हेड हो गया था। वाइस रॉय से ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था और जो कंपनी के सारे अफेयर्स को डील करता था और एक तरह से कंपनी को रिप्रेजेंट करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। और उससे ऊपर क्वीन का रूल। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इंडिया के अंदर और प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हुए उसमें रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देते हुए एक नया एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। कि ये इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क था कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि 1858 के आर्टिकल के अंदर तो केवल ये बात हुई थी कि इंडिया अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। अब जो ये एक्ट आया था नया 1861 का, इसके अंदर ये इंडिया के अंदर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे। ये बात कर रहे थे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। मतलब अब रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमें पता है कि तो मतलब जो जनता की इंडियन गवर्नमेंट के प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट बने और उन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया? लॉ मेकिंग प्रोसेस, मतलब लेजिस्लेचर में। कि अब जो भी लॉ बनेंगे इंडिया के अंदर, जो वाइस रॉय की काउंसिल बनाएगी, उसके अंदर इंडियन पार्टिसिपेट लेंगे। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइस रॉय बने। लॉर्ड कैनिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट वाइस रॉय एंड ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द कंपनी। अब इस एक्ट के अंदर एक लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन की बात करते हैं। डिवोल्यूशन मतलब अभी तक हम बात कर रहे थे सेंट्रलाइजेशन की, अब बात हो रही है डिसेंट्रलाइजेशन की। मतलब जब हमने अपना चार्टर एक्ट की सीरीज़ स्टार्ट की थी और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसका की स्पेसिफिक फीचर था सेंट्रलाइजेशन, कि गवर्नर जनरल अब बंगाल के अंडर में सारी सब प्रेसिडेंसीज को कर दिया और गवर्नर जनरल को सुप्रीम बना दिया, उसको सारी पावर्स उसके हैंड में दे दी। लेकिन अब बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, मतलब जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, अब वो केवल वॉइस रॉय काउंसिल का ही पार्ट नहीं रहेगा, वो प्रोविंसेस अपने हिसाब से भी लॉ बना सकती हैं। और ये कहीं ना कहीं बात यहीं से बात आती है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब वो बात करते हैं कि अब प्रोविंसेस में भी आकर उनको ऑटोनॉमी है कि वो अपने हिसाब से लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग प्रोसेस कर सकें। और यहीं से आगे जाकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, उसी के अंदर ये प्रोविंसेस में कहते हैं लोकल बॉडीज़ को कि वो अपना लॉ अपने हिसाब से बना सकते हैं। और वो एक्ट 1937 के अंदर इम्प्लीमेंट होता है। अब यहाँ पर जो सेंटर ऑफ जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थे, उनके पास केवल 3 ही काम थे: पब्लिसिटी, डिस्कशन, इंफॉर्मेशन, और वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर अब हो गए ऑफिशियल मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ऑफिशियल मेंबर्स वो जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट हो रहे हैं। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वो जो कि वाइस रॉय यहाँ इंडिया में अपॉइंट कर रहा है, जो कि इंडियंस हैं। ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे ये इंडियंस थे, और वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग ने 3 मेंबर्स को नॉन ऑफिशियल की तरह अपॉइंट किया। वो थे द राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। और ये जो मेंबर्स अपॉइंट हुए थे, इनका टेन्योर केवल 2 ईयर्स था। ये केवल 2 साल के लिए अपॉइंट हुए थे। फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो गवर्नर जनरल की थी, वो अब तक 4 मेंबर की थी। फिर फाइनेंशियल मेंबर को भी इंक्लूड किया गया। और जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसके मेंबर को वो 6 से लेकर 12 तक, मतलब एक्सपेंड की बात कर रहे थे वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। और अब उसके जो मेंबर्स थे वो 6 से लेकर अप टू 12 तक निकल जाएंगे, बिकॉज अब मेंबर्स यहाँ पर 5 हो गए और ये 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी थे। तो एक तरह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्सपेंशन की बात करी और इसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन भी दिया। भले वो नॉमिनेशन से था, लेकिन कुछ इंडियंस को उन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंक्लूड किया।
वायसरॉय की इन्फ्लुएंशियल पावर, बिकॉज वायसरॉय कौन था? इंडिया का हेड था। ही वॉज अ पर्सन जो कि इंडिया के सब अफेयर्स को ब्रिटेन के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्फॉर्म करता था। तो वो क्या कर रहा है, वो किसी भी एक आदमी को प्रेसिडेंट की तरह नॉमिनेट कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को प्रिसाइड करेगा उसकी एब्सेंस के अंदर। वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए वायसरॉय रूल्स रेगुलेशन भी जनरेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस मतलब टेम्पररी लॉ फॉर अ टाइम बिंग, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर्क नहीं कर रही हैं तो लॉ कौन बनाएगा? तो वायसरॉय अपने खुद भी ऑर्डिनेंस इशू करके लॉ जनरेट कर सकता है। वो अपने किस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया कोई भी लॉ पे अपना वीटो पावर यूज़ करके उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। उसको ये भी पावर थी कि वो नई प्रोविंस क्रिएट कर सकता है। इवन जो ऑलरेडी प्रोविंसेस हैं उनको वो ऑल्टर और मॉडिफाई भी कर सकता है। प्रोविंसेस के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी वो अपॉइंट कर सकता है, और जो कुछ भी इंडिया में हो रहा है उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो कि बैठा है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। तो ये सब जो पावर्स थी वायसरॉय के पास, इसको वायसरॉय को एक वन मैन बॉडी बना दिया कि ये चाहे अपार्ट वो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ मिल रहा है, इंडियंस रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन अपार्ट ऑफ डैट वायसरॉय वाज द अल्टीमेट अथॉरिटी, और वो कुछ भी एक्शन जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने लिया है या कोई लॉ बनाया है उसको अपनी वीटो पावर को यूज़ करके कैंसिल कर सकता है। अंदर कि अब जो बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थी वापस उनको मिल गई। जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ऐसा हो गया था कि बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को बंगाल के अंडर में कर दिया था, अब उनको वापस में लेजिस्लेटिव पावर बन गई। अब गवर्नर भी एडिशनल मेंबर्स अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं फॉर द लेजिस्लेशन, जिसके अंदर एडवोकेट जनरल हो गया। और जो मेंबर्स होंगे इंक्लूड होगी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये ना तो 4 जनों से कम होगी और ना 8 जनों से ज़्यादा होगी, मतलब बीच के अंदर होगी। 4 to 8 मेंबर्स के बीच के अंदर होगी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो एडिशनल मेंबर्स को, जिसको गवर्नर जनरल नॉमिनेट कर रहा है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो 2 साल के लिए ही अपॉइंट होंगे। वो अपना ऑफिस 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। और नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कहाँ बनी? बंगाल में बनी 1862 के अंदर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में बनी 1866 के अंदर, और पंजाब में तो बहुत लेट बनी 1897 के अंदर। अब अगर आपने देखा हो तो इसके अंदर वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सेम है। दोनों के अंदर एक्सपेंशन हुआ, दोनों के ही साइज़ को चेंज किया गया, और उसके अंदर उन्होंने किसको इंक्लूड किया? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, जो कि इंडियंस थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वायसरॉय की थी वहाँ पर 3 मेंबर्स को उन्होंने इंक्लूड किया, अपने 3 मेंबर्स को इंक्लूड किया। और ये जो तीनों मेंबर्स थे ये 2 साल के लिए अपॉइंट हुए थे, 2 साल के लिए अपनी ऑफिस को, अपनी पोस्ट को होल्ड कर सकते थे। ऐसा ही प्रोविंसेस के अंदर हुआ कि गवर्नर ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड करते हुए उसमें भी एडिशनल मेंबर्स को इंक्लूड किया, नॉमिनेट किया, और उनका नॉमिनेशन भी केवल 2 साल के लिए। फिर एक सेट की खासियत बात थी एक पोर्टफोलियो सिस्टम, जो कि लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था 1859 के अंदर। पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो कोई ना कोई डिपार्टमेंट हेड होते हैं। जैसे अब हम बात करें, अगर हम आज प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट का हिस्सा है। कैबिनेट के अपार्ट वो कोई ना कोई डिपार्टमेंट का भी हिस्सा हैं। जैसे राजनाथ सिंह हैं, वो क्या है? वो यहाँ के रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो उनको डिफेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो मतलब एक डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया, लाइक डैट। तो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या आता है कि अब जितने भी मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन्हें 1 या 2 डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया, उसे कहते हैं। और ये पहली बार लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। और इस पोर्टफोलियो सिस्टम को, इस एक्ट के मतलब इस पोर्टफोलियो सिस्टम को, जो कि 1859 के अंदर लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था, 1861 के एक्ट के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन मिला। अभी तक जब तक 1861 का एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट लिस्ट को लेके कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं था, कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं क्रिएट किया था कि ये सब्जेक्ट तो सेंटर सब्जेक्ट्स में आएंगे और ये सब्जेक्ट्स प्रोविंशियल सब्जेक्ट लिस्ट में आएंगे। तो सारे सब्जेक्ट्स इक्वल थे। और दोनों ऑफ 1861 के बाद सीधे हम 1892 का एक्ट पढ़ेंगे।
अब जब तक ये एक्ट इंडिया में आया 1892 में, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो चुके थे। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं इस समय कि मैंने रीजंस लिखे हैं कि ये एक्ट आखिर क्यों लाया गया। बिकॉज अब तक ऐसे कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं हुई थी कि हर 20 साल में रिन्यू करेंगे, हर 10 साल में रिन्यू करेंगे। तो ये एक्ट लाने के पीछे क्या रीजंस थे? तो पहला कि 1885 के अंदर पहली बात तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश हो चुकी थी, जो कि A.O. ह्यूम द्वारा एस्टेब्लिश की थी। उन्होंने ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स ही इसको एस्टेब्लिश करने वाले थे। इनको उन्होंने एक तरह सेफ्टी वेल्व की, आपने पढ़ा हो, सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी की फॉलो करते हुए इंडियन कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, ताकि जो भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही है, जो वो लोग एक तरह से ब्रिटिशर्स के अपोज में हो रहे हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और वो वहाँ बैठ के केवल अपोजिशन करते रहें, कहीं भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करें। इसलिए इस कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके संस्थापक भी ब्रिटिशर्स थे और जितने भी मेंबर्स उस समय थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन में अपनी पूर्ण आसक्ता दिखाई। बिकॉज वो जो एरा था उस समय कांग्रेस के अंदर मॉडरेट्स का बहुबाला था। मॉडरेट्स का ये मानना था कि ब्रिटिशर्स ही इंडिया के भले का काम करेंगे और इंडिया केवल ब्रिटिशर्स के अधीन रहते हुए ही उन्नति प्राप्त कर सकती है, प्रोग्रेसिव हो सकती है। और जो वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंस की बात कर सकते हैं, वो सब पॉसिबल जब होगी जब वो ब्रिटिशर्स के अधीन ही रहेंगे। तो अब मॉडरेट्स के इन्फ्लुएंस में थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं डिमांड आई थी, जैसे ICS एग्ज़ाम, जो इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो रहा था, जो इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो रहा था, अब डिमांड करे थे कि उस एग्ज़ाम को आप कहाँ करो। अभी तक इंग्लैंड में हो रहा था, लेकिन अब डिमांड आई थी कि आप इंग्लैंड और इंडिया में एक साथ करो। अब वो बात कर रहे थे कि नॉमिनेट कर रहे हो आप, सही बात आपकी मानते हैं कि आपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्सपेंशन कर दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हो, मेंबर्स को नॉमिनेट कर रहे हो। इलेक्शन की तो कहीं बात ही नहीं हो रही। इलेक्शन की बात वो करने लग गए थे कि अब आप इलेक्शन की बात करो, हमें इलेक्शंस चाहिए। अब वो डिमांड कर रहे थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई है उसको भी कुछ चेंज किया जाए। चेंज करोगे आप तो उसमें क्या होगा, मेंबर्स को बढ़ाओगे, जो मोड ऑफ इनका इलेक्शन है, जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, वो चेंज होगा। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस चाह रही थी कि जो बजट बन रहा है, जो काउंसिल में प्रेजेंट हो रहा है, उस बजट पे वो लोग डिस्कशन कर सके। इसी दरमियान एक ब्रिटिशर्स का एनेक्शन हुआ था अपर बर्मा के अंदर। उनका एक मिलिट्री मूवमेंट था जिसके अगेंस्ट में वो अपोज कर रहे थे। और डे बाय डे मतलब वो चाह रहे थे कि जितना जो ब्रिटिशर्स हैं, जो मिलिट्री के अंदर इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसको कम करके वेलफेयर एक्टिविटीज़ में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में उस रुपए को यूज़ करें। तो इन सब कारणों से क्या हो गया था, एक डिमांड इंक्रीज़ हो गई थी कि एक एक्ट लाया जाए। ये एक्ट पास होके आया। तो इसमें कुछ खास वैसे स्पेसिफिक बात नहीं थी, लेकिन हाँ, पहली बात उन्होंने किया था कि जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बढ़ाया था, उनका नंबर इंक्रीज़ किया था और उनको कुछ पावर्स हम कह सकते हैं जो दी थी। तो पहला आ गया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उनका नंबर सेंट्रल प्रोविंस और प्रोविंशियल प्रोविंस के अंदर भी इंक्रीज़ हो गया था। अब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स नॉमिनेट होंगे, उन मेंबर्स की रिकमेंडेशन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स करेगा और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, वाइसरॉय। ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 16 और मिनिमम 10, मतलब 10 से लेके 16 के बीच में आप नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हो। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें क्या होगा, उनमें उनको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर करेगा, लेकिन रिकमेंडेशंस कौन देगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड यूनियन, जमींदार एंड चैम्बर्स। ये लोग उन मेंबर्स के लिए नॉमिनेशन के लिए रिकमेंडेशंस देंगे और उन रिकमेंडेशंस को सुनते हुए गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा। नाउ अब लेजिस्लेटिव काउंसिल बढ़ गई तो कुछ पावर भी दी। अब उनको क्या नई पावर्स मिली, पहली पावर कि उनको बजट पे डिस्कस करने का राइट मिल गया कि बजट पेश हुआ है, उस पर आप जितना चाहें डिस्कस कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। वो एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ओनली ऑफ 1 क्वेश्चन, लेकिन वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। दे हैव नो राइट। अगर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा और जो पोर्टफोलियो के अंदर डिपार्टमेंट जो हेड है उसको उचित लगा तो ही विल बी आंसरेबल, अदरवाइज ही वोंट। और अगर वो आंसरेबल नहीं होगा तो यू वोंट अगेन आस्क अ क्वेश्चन टू दैम अगेन। दे हैव अब वो बजट पे डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन दे डोंट हैव अ राइट टू वोट, वो उस पर वोटिंग नहीं कर सकते।
इसके अलावा अगर उनको कुछ डोमेस्टिक मैटर पे भी क्वेश्चन पूछने हैं तो उनको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? वॉइस रॉय से, गवर्नर से, गवर्नर जनरल से। वॉइस रॉय का तो उनको राइट्स क्या मिले थे? केवल डिस्कस करने का बजट पे और एक क्वेश्चन पूछने का। दैन इन दो राइट्स को वो एक तरह से अपनी एक्सपेंशन ऑफ लिबर्टी समझ रहे थे मॉडरेट्स कि हमें बहुत सारा मिल गया। ऑल्दो कोई बात नहीं, हमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का राइट नहीं मिला तो नथिंग, हमें राइट टू वोट नहीं मिला तो नथिंग। वॉइस रॉय के काउंसिल को क्या था कि उसको इतना इसको इतनी पावर्स मिल गई कि वो मेंबर्स को नॉमिनेट करने के लिए रूल्स बना सकती है। उसके लिए उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। और वॉइस रॉय चाहे तो अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई सीट्स खाली हैं तो उसको फिल कर सकता है, और गवर्नर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इन सीट्स को फिल कर सकता है। अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे उनके फंक्शंस को भी एनलार्ज कर दिया कि अब वो नए लॉज बना सकते हैं, जो ओल्ड लॉ हैं, पुराने लॉ हैं, उनको रिपेल कर सकते हैं वॉइस रॉय की परमिशन से। तो नो डाउट 1892 का जो एक्ट आया उसके पीछे रीजंस तो बहुत सारे थे, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक बेनिफिट लेके एक्ट नहीं आया।